जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है उसमें हमें पता है कि केमिस्ट्री के अंदर 3 भाग होते हैं। एक तो भौतिक विज्ञान आता है, भौतिक रसायन, उसके बाद आता है कार्बनिक रसायन, उसके बाद आता है अकार्बनिक रसायन। तो उसमें से जो शुरुआत का जो एनसीईआरटी 1 पोर्शन है, फर्स्ट एनसीईआरटी है, उसमें जो शुरुआत के 5 चैप्टर हैं वो हमारे भौतिक रसायन के अंदर आते हैं। उसके बाद का जो बाकी का सारा हिस्सा है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उसके बाद हो गया हमारा जो आगे का पोर्शन है, तो वो सब हमारा अकार्बनिक रसायन के अंदर आता है। ठीक है। जो हमारा केमिस्ट्री का सेकंड जो एनसीईआरटी की बुक है वो सारा का सारा कार्बनिक रसायन के अंदर है। मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का 12वीं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठोस अवस्था। ये जो बेटा चैप्टर है, अभी पिछले साल एनसीईआरटी ने इसे बाहर कर दिया था। 2 चैप्टर, एक तो पी ब्लॉक में नाइट्रोजन जो समूह है वो बाहर किया था, और साथ में ये ठोस अवस्था। लेकिन इस साल 2020 में जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें दोबारा इन चैप्टर को ऐड किया गया है, एक तो ठोस अवस्था को और साथ में नाइट्रोजन समूह पी ब्लॉक के अंदर। तो बेटा अब मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये जो यूपी बोर्ड का पोर्शन है, यूपी बोर्ड का पोर्शन एक तो बेटा एनसीईआरटी हमें दे रखा है हिंदी में, और एनसीईआरटी आती है साथ में इंग्लिश में। यूपी बोर्ड के अंदर ही कुछ स्टूडेंट्स उसको इंग्लिश में करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको हिंदी में करते हैं। अब जो हम लोग बोलचाल की भाषा यूज करते हैं तो उसमें हम शुद्ध हिंदी भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करते और शुद्ध इंग्लिश भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, एक मिक्स लैंग्वेज जिससे हम उसको केमिस्ट्री को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। तो बेटा मैं यहाँ पर जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो हिंदी भी बताऊंगा और साथ में उसकी इंग्लिश भी बताऊंगा। बाद में आप लोग जब 12वीं कर लेंगे तो आप लोगों को बाद में इंग्लिश में ही आना है, हिंदी में तो हमारा क्वेश्चन नहीं चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बताऊंगा। बेटा मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का पोर्शन जो पैराग्राफ वाइज, टॉपिक वाइज, वो सब कुछ वैसे ही कराऊंगा। उसके बाद एनसीईआरटी के जो पीछे के एक्सरसाइज हैं वो भी कराऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा केमिस्ट्री में 2 तरीके से पोर्शन होते हैं। एक तो होता है नोट करने वाला पोर्शन और एक है समझने का पोर्शन। नोट करने वाला पोर्शन वो होता है जो जैसे एनसीईआरटी में किसी चीज की परिभाषा दे रखी है, कोई हमें एक सारणी दे रखी है, सारणी को मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, उनके आपस में समानताएं क्या हैं, असमानताएं क्या हैं, मैं उसको पूरा पूरा लिखूंगा और आप लोग क्या करेंगे, उसे कॉपी कर लेंगे। एक तो तरीका ये होता है। एक तरीका ये होता है कि आप सभी के सभी एनसीईआरटी लेकर बैठे, अपने एनसीईआरटी लेकर बैठे, मैं आपको टॉपिक वाइज एनसीईआरटी का पोर्शन कराऊंगा। अब उसमें से मैं ये बताऊंगा आपको, देखो बेटा ये एनसीईआरटी का है सारणी, इसको आप टिक लगा लें। ये एनसीईआरटी के अंदर परिभाषा दे रखी है, इसको टिक लगा लें, जिससे हमें उसको प्रॉपरली नोट करने में जो समय बर्बाद होता है तो वो कम से कम उससे बच जाएंगे, अपने पोर्शन को हम जल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज तो बेटा ये जो पोर्शन है ये केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा एक बड़ा पोर्शन है। जब हम समझना शुरू करते हैं तो समझने वाला जो पोर्शन है उसके लिए उतना समय नहीं मिल पाता। अब बेटा मैं आप लोगों को क्या करूंगा, जो समझाने वाला पोर्शन है उसे मैं आप लोगों को ज्यादा समय लेकर समझाऊंगा, और जो नोट कराने वाला पोर्शन है तो मैं आप लोगों को उसको समझाऊंगा पूरा। लेकिन मैं बोल दूंगा कि आप लोग बेटा यहाँ से टिक लगा लें एनसीईआरटी पर, और ये अपनी एनसीईआरटी से चाहे तो कॉपी कर लें चाहे एनसीईआरटी में ही टिक लगा रहने दें, जिससे आप लोग वहां से उस चीज को पढ़ पाते हो। जो मैं यहाँ से बताता हूँ आप उसको साथ साथ पढ़ते रहें, साथ साथ एनसीईआरटी खोलकर देखते रहें कि सर जो समझा रहे हैं वो वही समझा रहे हैं। अगर उसमें से बेटा आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे जो यहाँ पर इसका जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखकर भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं कि सर हमें इस चीज में दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको वही जो मैं अब आपकी प्रॉब्लम क्लास लूंगा उसमें मैं उस चीज को समझा सकता हूँ। ठीक है बेटा, बिना किसी हेजिटेशन के आप मेरे से अपने केमिस्ट्री के पोर्शन को एनसीईआरटी से और उसके आगे वाला जो एक्सरसाइज है या फिर उससे संबंधित जो भी कंपटीशन का पोर्शन है वो मेरे से पूछ सकते हैं। बेटा हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सिस्टमैटिक ठीक से समझेंगे, जिससे वही क्या बन जाता है, एनसीईआरटी हमारे यूपी बोर्ड में मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके बाद हमारा जो कंपटीशन वाला पोर्शन है वो कहीं अलग नहीं है, वो कहीं अलग नहीं है। वो भी सब कहां से है, वो भी सब यहाँ से ही है। एक भी क्वेश्चन कंपटीशन का इस एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने एनसीईआरटी को ठीक से कर लिया तो अपने कंपटीशन, चाहे वो मेडिकल की तैयारी करेगा आगे, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होगा,
तो वो सब का सब क्या करेगा, यहाँ से अपने पोर्शन को ठीक से कर सकता है। वैसे में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है या फिर जब एक कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, तो मैं आप लोगों को उसका जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं वो तो आप लोग पीछे दिखाई देंगे ही, और साथ में जो सिर्फ कुछ कॉम्पिटिशन के पोर्शन है वो भी मैं आपको साथ में कराऊंगा, जिससे आपको ये लगेगा कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर जा रहे हैं। ये सभी के सभी हम जितने भी ब्रांचेज है केमिस्ट्री की सभी में लेकर चलेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम इसे ठोसी अवस्था से, जो पहला चैप्टर है जो इस साल से दोबारा ऐड हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, जो पिछले साल नहीं था। ठोस अवस्था, ठीक है बेटा। जैसे देखिएगा, जो पदार्थ है प्रकृति में वो बेटा तीन भौतिक अवस्थाएं उनकी होती हैं, एक तो ठोस, द्रव और साथ में गैस। उसमें से जो ठोस अवस्था है ये हमारा 12वीं का पहला चैप्टर है, और जो गैस हो गया वो बेटा हम लोगों ने 11वीं में पढ़ रखा है, ठीक है। उसके साथ में हम थोड़ा सा द्रव भी पढ़ लेते हैं, लिक्विड। तो अब ये जो ठोस है जिसे हम बोलते हैं बेटा इंग्लिश में सॉलिड स्टेट। आप सभी के सभी हिंदी और साथ में इंग्लिश की भी रीडिंग करा करें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी भी पढ़ेंगे और इंग्लिश भी पढ़ेंगे, जिससे धीरे धीरे करके आप लोगों का पोर्शन यहाँ से जितनी भी झिझक होगी वो इंग्लिश और हिंदी वाली वो दूर हो जाएगी। मतलब आप लोग जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके आप उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे कि हम इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। अब जैसे ये ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट हो गया बेटा, सॉलिड को हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे जिसको हम संपेदित नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं दबा सकते। गैस को दबा सकते हैं और साथ में लिक्विड को भी दबा सकते हैं। एक जिनके निश्चित आयतन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। तो ये कुछ ठोस की एक जनरल सी परिभाषाएं होती हैं, जहां पर जो क्या होते हैं, स्पंदन होते हैं वो बहुत जरा से होते हैं, इसमें ठोस में, जबकि स्पंदन जो गैस में होते हैं और साथ में लिक्विड में होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेटा जो सॉलिड है या फिर जो ठोस है ये दो तरीके से देखने में आते हैं, दो तरीके से देखने में आते हैं। अब मैं आप लोगों को ये जो बना रहा हूं ये बेटा एनसीईआरटी में पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ से सिर्फ समझना है, कॉपी नहीं करना। आप लोग एनसीईआरटी को खोल के बैठ जाएं और एनसीईआरटी पर सिर्फ टिक लगाने का काम करेंगे। पहली ही क्या दे रखा है इसमें, ये हमें एक सारणी बना रखा है। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और एक होते हैं बेटा इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और बेटा इसे हम बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। दो तरह के ठोस हैं, क्रिस्टलाइन और साथ में अमॉर्फस। बेटा ये वो वाले ठोस होते हैं जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था देखने में आती है, और ये कैसी होती है, अनिश्चित अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था। बेटा इस टाइप के जो ठोस होते हैं इनके जो गलनांक हैं वो निश्चित होते हैं, और इनके जो गलनांक हैं वो कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। यहाँ पर जो इनकी गलन ऊष्मा है, गलन ऊष्मा ये भी निश्चित होती है, और यहाँ पर जो इनकी गलन ऊष्मा है वो अनिश्चित होती है, ठीक है। जब इसे हम चाकू या किसी अन्य काटने वाले यंत्र से काटने पर
चाकू या फिर किसी अन्य काटने वाले यंत्र से काटने पर ये क्या करते हैं, एक निश्चित कटान दिखाता है। और बेटा ये कैसे दिखाते हैं, अनिश्चित कटान दिखाते हैं। ये सभी केस में कैसा होता है, अनिश्चित। दोबारा समझ लीजिएगा, देखो बेटा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, तो ये क्रिस्टलीय ठोस उस तरह के होते हैं जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। यहाँ पर क्या होती है, इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था। जबकि यहाँ पर कैसे होते हैं, ये जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं इनकी एक अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, ये कुछ भी कहीं से भी लगा सकते हैं। इनके जो परमाणु अणु से मिलकर बने होते हैं, ये इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता। किसके अंदर, अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर, अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर। जैसे इनकी एक गलन उष्मा बड़ी निश्चित होती है और यहाँ पर ये अनिश्चित गलन उष्मा होती है। चाकू से काटने पर ये क्या करते हैं, चाकू या किसी अन्य यंत्र से काटने पर ये निश्चित कटान दिखाते हैं, ये अनिश्चित कटान दिखाते हैं। ऐसे समझ लीजिएगा बेटा, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जैसे पत्थर, पहाड़, ये भी कैसे होते हैं, पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में। तो हमने कुछ पहाड़ ऐसे देखे होंगे कि जब हम जाते हैं तो हमने देखा कि कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा समान रूप से कटे होते हैं, बहुत ज्यादा चिकने होते हैं वो, ठीक है। उनके जो ढलान होते हैं वो बहुत ज्यादा शानदार होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी इसको मानव ने इसको अपने तरीके से काटा होगा और काटने के बाद उसको घिसा होगा और वो इतने ज्यादा चिकने हो गए, ठीक है। कुछ कटान ऐसे होते हैं जब उनके ऊपर धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है, तो बेटा जब वो टूटते हैं तो एक निश्चित क्रम के अंदर टूटते हैं, उनका निश्चित कटान होता है। और कुछ ठोस बेटा, हमने कुछ पहाड़ ऐसे देखे होंगे जो सिलिकेट्स के बने होते हैं, जो टूटते हैं लेकिन कहीं से भी टूट जाते हैं, ठीक है। जितना भी ये जो होता है लैंडस्लाइड, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है बेटा, जहां पर इस तरह के अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, कहीं से भी टूट जाते हैं, कहीं से भी टूट जाते हैं। जैसे देखो मैं इसको यहाँ से ऐसे समझा सकता हूँ बेटा, ये कहाँ लिखा है हमारा, एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने क्या बोला आपको, यहाँ से हमें नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सब कैसा है, वहां से एज सच कॉपी किया है, एज सच। अब आप इसको कॉपी करेंगे अपनी ही कॉपी में या फिर वहां पर क्या लगाएंगे, एनसीईआरटी को लेकर टिक लगा लेंगे। तो अब हमें इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। मैं क्या करता हूं, से ये वाला पोर्शन समझाता हूं, ये कटेगा कैसे, इनकी एक निश्चित कटान से। देखो बेटा जैसे ये है, एक ये हमने ज्यामिति ले लिया, चतुष्फल की है, ये चतुष्फल की ज्यामिति है। जैसे क्या होता है, हीरे की ज्यामिति हो गया, डायमंड, तो वो ऐसा दिखा देगा, ये हीरे का एक हमने सबसे छोटा पार्ट ले लिया। ऐसे ही हीरे का हमने बेटा एक दूसरा हिस्सा लिया, डायमंड का, वो भी हमें दिखाई दे रहा है चतुष्फल की है। तो बेटा अब ये कैसा है, ये एक दूसरा भाग हो गया। अब क्या हो गया, ये हीरे का एक भाग, एक व्यवस्था, ठीक है ना, और ये दूसरी व्यवस्था के साथ में यहाँ पर ये आपस में इस जगह पर जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है, मैं यहाँ पर एक हथौड़ा लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक हथौड़ा लिया और बेटा मैं हथौड़ा से क्या करता हूँ, उसके ऊपर वार करता हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये जो एक तंत्र है और ये दूसरा तंत्र है, ये हीरे का एक तंत्र हो गया, ये हीरे का दूसरा तंत्र हो गया। तो बेटा जब ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ से एक निश्चित क्रम के अंदर, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक हिस्सा है और ये पूरा का पूरा एक दूसरा हिस्सा है, तो जब मैं इसे यहाँ से तोड़ूंगा तो ये दो अलग अलग भागों में टूट जाएगा। तो अब देखो बेटा, जब ये टूटेगा तो यहाँ से ये टूट जाएगा। अब ये मुझे कैसे दिखाई देगा, ये पहला वाला एक तंत्र हो गया हीरे का, ये दूसरा वाला हो गया। अब मैं क्या बोलूंगा बेटा, जब ये यहाँ से टूटा तो अब मुझे यहाँ पर ये एकदम चिकना सा दिखाई देगा, मैं बोलूंगा ये पूरा पूरा एक साथ दिखाई देगा, पूरा का पूरा एक साथ टूटता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई भी विद्यार्थी इसके ऊपर अपना हाथ रखता है तो उसको कैसा महसूस होगा, एकदम चिकना। तो बेटा ये है क्योंकि इसकी जो ज्यामिति है वो एकदम निश्चित है, तो ये अपनी उसी निश्चित ज्यामिति के अनुसार अपने आप को तोड़ने का काम करेगा, ठीक है बेटा।
ये अपनी उसी ज्यामिति के अनुसार उसे तोड़ने का काम करेगा। अब बेटा कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो क्रिस्टलाइन नहीं होते, ये क्रिस्टलीय ठोस है। अब जैसे हमने क्या ले लिया, एक ठोस ऐसे बना रखा है, ये ठोस बना लिया। बेटा ये वो वाले ठोस हैं जो, जैसे हम क्या बोलते हैं, सिलिकेट। सिलिकेट जो पहाड़ आते हैं जहां पर क्या होता है, जैसे रेत सा झड़ता रहता है, छोटे छोटे पीस के अंदर ये पहाड़ टूट जाते हैं। अब मैं क्या लगाता हूं, इसके ऊपर एक हथौड़ा लगाता हूं, तो अभी यहां से टूटेगा, लेकिन एक निश्चित क्रम के अंदर नहीं टूटेगा। तो बेटा ये है एक्रिस्टलाइन ठोस, और ये कहता है क्रिस्टलीय ठोस है, ये एक्रिस्टलीय ठोस है। तो ये जो ठोस है, क्योंकि इसकी कोई एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था इसके अंदर नहीं है, तो ये कहीं से कुछ भी टूट सकता है। तो इस टाइप के, इस तरह के जितने भी ठोस हैं, जब इसको हम काटते हैं तो निश्चित कटान नहीं दिखाते, जबकि ये निश्चित कटान दिखाते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस, और इसे बेटा हम क्या बोलेंगे, एक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। जितने भी सिलिकेट्स होते हैं इस टाइप के, ये कुछ सिलिकेट ऐसे होते हैं उसमें से जो एक्रिस्टलीय बनते हैं। कुछ सिलिकेट कैसे बन जाते हैं, क्रिस्टलीय बन जाते हैं। समझ में आया? अब जरा देखो बेटा, ये जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस की जो प्रकृति होती है वो विशुद्ध ठोस होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस है वो विशुद्ध ठोस में आता है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस है बेटा वो आभासी ठोस होते हैं, वो वास्तव में ठोस होते ही नहीं है। जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो कैसे होते हैं, आभासी। आभासी मतलब उनको क्या बोलते हैं, अति शीतलित, अति शीतलित द्रव्य में काउंट गिने जाते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, ग्लास ले लिया, ठीक है, तो जो ग्लास लेंगे तो ये किस में आता है, ये है अक्रिस्टलीय ठोस, अमॉर्फस सॉलिड, अति शीतलित द्रव्य। ठीक है, और ये कैसा है, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड बोल सकते हैं इसे हिंदी में। अति शीतलित द्रव्य को बेटा कैसे बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो ग्लास है, जब हम उसको खिड़की पर लगाते हैं बाहर से हवा को रोकने के लिए, या फिर गर्मी को भी रोकने के लिए थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। तो अब बेटा ये क्या है, जो ठोस जो हम ग्लास लगाते हैं, तो आपने देखा होगा जो हम शुरुआत में खिड़की में ग्लास लगाते हैं, तो जो खिड़की है वो जो हमने फिक्स कर दिया, लेकिन समय के साथ साथ जो ग्लास है, क्योंकि वो अति शीतलित द्रव्य है, ठीक है, तो अब उनमें जो एक शानता होती है, ठीक है, विस्कोसिटी, शानता, बहने की जो प्रवृत्ति होती है, तो बेटा वो ऊपर से नीचे की तरफ को बहना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी ग्लास होते हैं इस टाइप के ग्लास, तो ऊपर से नीचे आने पर जो शुरुआत में, अगर हम किसी खिड़की में हमने इस तरह का एक ग्लास लगा दिया, तो जो पहले था ऐसे, जब शुरुआत में हमने लिया तो शुरुआत में तो वो ऐसे दिखाई देगा, लेकिन समय के साथ साथ, अब ये समय के साथ साथ कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। मतलब क्या हो गया, नीचे से भारी हो गया और ऊपर से पतला हो गया, ऊपर से ये पतला हो गया, नीचे से ये भारी हो गया। मतलब क्या हो गया, आपने देखा होगा जो पुराने ग्लास होते हैं, जैसे बस में हमने ग्लास लगाया, ठीक है, बस की खिड़की में हमने ग्लास लगाया, तो समय के साथ साथ जो नई बस होती है, जब उसमें हम बैठते हैं तो आवाज नहीं करती, लेकिन जो पुरानी बस होती है गन 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 करती रहती है ना, वो क्यों, क्योंकि ऊपर का हिस्सा पतला होने की वजह से जिस ढांचे में हमने इसको फिट किया है, तो वो उसमें क्या बन जाता है, बीच में ये खाली स्थान बनने की वजह से अब वो क्या होता है, फिर हिलना शुरू कर देता है आवाज, क्योंकि इसमें क्या है, ये तो द्रव है, तो द्रव में जो जो बहने वाला गुण है वो क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ को बह गया, लेकिन ये अति शीतलित होने की वजह से इनमें जो शानता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो प्रवृत्ति होती है बेटा बहुत धीरे धीरे करके होता है ये, ठीक है। तो इस तरह के जो ठोस होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, अकर्षणीय ठोस। और जो बिल्कुल भी नहीं बहता, ये है प्योर, विशुद्ध ठोस। ये विशुद्ध ठोस है, और बेटा ये आभासी ठोस है। ये हमें, जैसे हमने ग्लास को हम उसको छुएंगे तो हमें वो ठोस महसूस तो जरूर होगा, लेकिन वास्तव में वो ठोस नहीं होता। क्या बेटा ये समझ में आ रहा है? तो ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। बेटा जो ठोस है,
अब हमारे जो सिलेबस में आता है 12वीं में, वो विशुद्ध ठोस आते हैं, विशुद्ध ठोस, विशुद्ध ठोस, प्योर सॉलिड्स। प्योर सॉलिड्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये हमारे सिलेबस में आता है विशुद्ध ठोस। ये जो हम पढ़ेंगे अब आगे 12th में, इसी को पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब बेटा जरा देखिएगा ये क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जब देखो, जब हम किसी का भी ठोस बनाते हैं तो बेटा जो ठोस होते हैं वो कुछ परमाणु, अणु या फिर आयन की मिलकर बने होते हैं। जो ठोस है, किसी भी पदार्थ का जो हम ठोस भाग देखते हैं तो वो या तो परमाणु का बना होगा, अणु का बना होगा, आयन का बना होगा, उसमें इनका मिश्रण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ठोस हैं ये कुल मिलाकर 4 तरीके से होते हैं। आप जरा एनसीईआरटी की टेबल को खोल कर देखेंगे तो उसमें हमें क्या होगा, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ये बेटा हमें 4 तरह के दिखाई देंगे। एक तो आयनिक ठोस, और दूसरा होता है कि धात्विक ठोस, एक होता है सह संयोजक ठोस, और एक होता है आणविक ठोस। आणविक ठोस बेटा ये 4 तरह के ठोस होते हैं। आप, मैं इसे आप लोगों को नोट नहीं कराऊंगा, सिर्फ ऐसे ही बोलूंगा, आप लोग एनसीईआरटी में रीड कर सकते हैं इसको साथ साथ, क्योंकि जो लिखा हुआ है वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉपी कराऊंगा तो बहुत ज्यादा उसका कोई फायदा नहीं है। या देखो बेटा, जो आयनिक ठोस होते हैं तो इनके जो इनका जो मेन पार्ट होता है, ठीक है, ये किसके बने होते हैं? ये आयंस के बने होते हैं। जो धात्विक ठोस होते हैं बेटा ये धातु के बने होते हैं, मेटल के। ठीक है, और जो सह संयोजक ठोस होते हैं बेटा ये परमाणु के बने होते हैं ज्यादातर, और जो आणविक ठोस होते हैं बेटा ये अणुओं के बने होते हैं। अब यहाँ पर जो आणविक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, तो आयनिक ठोस में क्या होता है? आयंस बने होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। तो इनके बीच में क्या होता है? ये विद्युत आवेश होने की वजह से इनके बीच में विद्युत बल ये काम करते हैं। और धात्विक ठोस में क्या होता है? यहाँ पर वॉन्ड वॉल बंद होते हैं, मेटालिक बंद, धात्विक बंद होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? धात्विक बंद। जो सह संयोजक ठोस होते हैं बेटा इनमें क्या होता है? वॉन्ड वॉल बंद होता है। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है? जैसे सह संयोजक बंद देखने में आता है। और जो आणविक ठोस होते हैं इनमें बेटा क्या होता है? वॉन डर वाल बंद देखने में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे हमने 11वीं में पढ़ी रखा है कि जो वॉन डर वाल बंद होता है ये सबसे कमजोर बंद होता है। तो जो आणविक ठोस होते हैं ये कमजोर बंद से बने होते हैं। सह संयोजक जो ठोस होते हैं ये सह संयोजक बंद से बने होते हैं, ये बेटा बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। और जो धात्विक ठोस होते हैं, जब धातु अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का सागर बना देता है। तो इलेक्ट्रॉन, जब धातु एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उसके पास क्या आता है? धनावेश आ जाता है। तो धनावेश दूसरे धातु के निकाले हुए इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या बनाता है? एक विद्युत संयोजक बंध बनाता है। तो उनके बीच में थोड़े से क्या बन जाते हैं? ये विद्युत संयोजक बंध बनने की वजह से धात्विक बंध, जिसको हम बोल सकते हैं। और बेटा ये जो आयनिक बंध होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, ये तो आयनिक बंध ही होता है, इसमें एक धनायन होता है, ऋणायन होता है। अब क्या होता है, यहाँ से जितने भी ये ठोस होते हैं बेटा ये त्रिविम, त्रिविम ये सभी के सभी क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल होते हैं। इनकी जो ज्यामिति होती है वो त्रिविम होती है। मतलब क्या दिखाई देते हैं? ये में 3D के अंदर XYZ सभी प्लेन के अंदर इनका एक्सटेंशन, ये सभी के सभी क्या दिखाते हैं? इनकी जो ज्यामिति होती है वो त्रिविम होती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है? जैसे अब हम बोलेंगे धात्विक ठोस, जब हम इनके गलनांक की बात करेंगे तो बेटा इनके गलनांक ज्यादा होते हैं। इनके गलनांक, ये जो बंद होता है ये उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता, तो इनके गलनांक कम हो जाते हैं। सह संयोजक ठोस होते हैं, ये इनके गलनांक बहुत 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 ज्यादा होते हैं। जैसे उसमें क्या हो गया? क्वार्ट्ज, जैसे क्या हो गया? बोरॉन कार्बाइड, जैसे हो गया सिलिकॉन कार्बाइड, ये उसके एग्जाम्पल आते हैं। अगर आप लिखेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये क्या होता है? इनके गलनांक बहुत ज्यादा होते हैं, ये बहुत ज्यादा
गलनांक वाले लगभग 4000 डिग्री तक चले जाते हैं इनके गलनांक। और जो आणविक ठोस होते हैं बेटा, इनके पास वान वाल बंद बनने की वजह से इनके गलनांक बहुत कम होते हैं। अब बेटा जब इनके हम विद्युत गतिशीलता की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आणविक ठोस जो होते हैं, ये जितने भी ठोस की अवस्था होती है तो उसमें तो ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते, लेकिन जब इसे हम पानी में घोलते हैं तो या फिर हम इनको पिघला देते हैं तो उस केस में ये विद्युत के अच्छे चालक बन जाते हैं। और जो धात्विक ठोस होते हैं ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि इनके पास हमें क्या मिल जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री मिल जाते हैं। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं बेटा, मुक्त अवस्था में होने की वजह से ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। और जो सहसंयोजक ठोस होते हैं, ये जो सहसंयोजक ठोस होते हैं ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आते हैं इन सहसंयोजक ठोस के अंदर, जैसे हमने क्या ले लिया, ग्रेफाइट। तो बेटा ग्रेफाइट में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। साधारण रूप से जो सहसंयोजक ठोस होते हैं ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। और जो आणविक ठोस होते हैं, आणविक ठोस ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते, ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। ये सब जो मैंने आपको समझाया है ये पूरा पूरा एज सच एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ से नोट करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में बस क्या लगाना है, इस टेबल पे एक टिक लगाना है और उसको वहां से याद करना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, अब ये देखो आगे चलते हैं। अब जरा देखिएगा, जब हम बात करते हैं दोबारा ठोसों की, तो जो ठोस है, अब जो यहाँ से मैं पोर्शन पढ़ाऊंगा ये थोड़ा सा समझने का है, आप लोग सभी के सभी समझेंगे इसे ठीक से। अभी तक का जो पोर्शन था हमारा, उसमें लिखने वाला पोर्शन ज्यादा था, कॉपी करने वाला ज्यादा था। कॉपी मैंने कराया नहीं, वो सबका सब कहाँ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप जरा देखिएगा, एक होता है द्विक जालक। क्या होता है, एक द्विक जालक, या फिर इसे हम बोलते हैं बेटा इंग्लिश में स्पेस लैटिस। ठीक है, या फिर इस द्विक जालक को हम क्रिस्टलीय जालक भी बोल सकते हैं। जालक भी बोल सकते हैं, स्पेस लैटिस, द्विक जालक या फिर क्रिस्टलीय जालक या फिर स्पेस लैटिस। बेटा ये क्या होता है समझ लीजिएगा, हमने क्या लिया, कुछ परमाणु या फिर कुछ अणु या फिर कुछ आयन, कुछ परमाणु या फिर कुछ अणु या फिर कुछ आयन को हमने एक व्यवस्थित क्रम के अंदर लगा दिया। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये जो हमने एक डॉट लगा रखी है, पॉइंट बना रखा है, बेटा ये क्या हो सकता है, ये परमाणु हो सकता है या फिर ये अणु हो सकता है या फिर ये आयन हो सकता है। ठीक है, ये परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, अणु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, इन परमाणुओं अणुओं का, आयन का एक व्यवस्थित क्रम, परमाणु अणु आयन का हमने क्या बना दिया, एक व्यवस्थित क्रम। परमाणु अणु आयन का एक व्यवस्थित क्रम, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस या फिर द्विक जालक। बेटा द्विक जालक क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, परमाणु अणु और आयन का एक व्यवस्थित क्रम होता है। क्या बेटा समझ में आ रहा है ये, द्विक जालक, स्पेस लैटिस, क्रिस्टलीय जालक क्या हो गया, परमाणु अणु आयन का एक व्यवस्थित क्रम हो गया। जैसे देखिएगा बेटा हमने क्या लगा दिया यहां से, जैसे ये फिर व्यवस्थित क्रम के अंदर लगाना शुरू कर दिया, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये सब कुछ व्यवस्थित है। अब हमने क्या लिया, इस व्यवस्थित क्रम के अंदर से हमने एक तंत्र को बाहर निकाल लिया। कौन सा वाला तंत्र, जैसे देखिएगा, देखो बेटा मैंने यहाँ पर इसे इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, तो मिलाने के बाद अब मुझे यहाँ पर एक ऐसी संरचना दिखाई दे रही है,
एक ऐसी संरचना दिखाई दे रही है। अब ये कहता है, ये जो संरचना है, अगर मैं इस संरचना की बार-बार पुनरावृत्ति करूँगा, तो मुझे ये ऐसे ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बेटा जरा देखो, ये ऐसे है, जैसे मैंने क्या ले लिया, अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं ऐसे बना देता हूँ। जरा देखिएगा, ये ऐसे बना दिया। यहाँ पर क्या है? देखो बेटा, सभी के सभी, ये क्या है? मैंने यहाँ पर बना रखा है एक दीवार, ये दीवार बना रखा है। अब जो दीवार है वो किसका बना होता है? वो तो ईंटों का बना होता है। ये ईंट है, मैंने ये जो ईंट है, ये इसका सबसे छोटा एक तंत्र है इस पूरी दीवार का, ठीक है। मैंने क्या बना रखा है? ये एक क्रिस्टलीय जालक बना दिया, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने इसको एक द्विक जालक ऐसे बना दिया। मैंने यहाँ पर इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया, तो ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। इस तंत्र का मैंने सबसे छोटा हिस्सा बाहर निकाल दिया। इस सबसे छोटे हिस्से को, इस ये जो दीवार है किसकी बनी हुई है? ईंटों की बनी हुई है। मैंने एक ईंट को बाहर निकाल दिया। अब जो ईंट मुझे दिखाई देगा वो तो ऐसे दिखाई देगा, ये ईंट ऐसे सामने से दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे मैं ईंट को दिखाई दूंगा तो मुझे इसका थर्ड डी भी दिखाई देगा, तीसरा डी। अभी तो मुझे सिर्फ दो ही डी दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अब बाहर निकालने के बाद मुझे उसका तीसरा वाला डी भी दिखाई देगा, ये है डी। अब ये कहता है मैं इसको बोल सकता हूँ द्विक जालक, मैं क्या बोल सकता हूँ उसको क्रिस्टलीय जालक। और इसका जो सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा पुनरावर्तित तंत्र, बेटा इसे हम क्या बोलते हैं? सबसे छोटा पुनरावर्तित तंत्र, इसे हम क्या बोलते हैं? इकाई सेल। इकाई सेल को बेटा हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं हम इसे? यूनिट सेल, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पर क्या है? ये सबसे छोटा पुनरावर्तित तंत्र है। मैंने इस द्विक जालक के सबसे छोटे पुनरावर्तित तंत्र को, जिसको हमने बोला है इकाई सेल, यूनिट सेल, जब बेटा मैं इसको बार बार इस छोटे से तंत्र की पुनरावृत्ति करूंगा, तो क्या बन जाएगा? पूरा एक ऐसे दीवार बन जाएगा। और इसी पूरे तंत्र को, जो मैंने यहाँ पर ये मिला रखा है और यहाँ पर मैंने नहीं मिला रखा है, मैं इसे क्या बोलता हूँ? द्विक जालक। तो बेटा द्विक जालक क्या होता है? ये कुछ भी नहीं होता, ये परमाणु अणु आयन का एक व्यवस्थित क्रम है। ये परमाणु अणु, ये जो डॉट दिखा रखे हैं, ये परमाणु अणु आयन के एक व्यवस्थित क्रम में हमने क्या कर दिया? इनको लगा दिया। तो इसमें से क्या बन जाता है? जो सबसे छोटा तंत्र है, सबसे छोटा पुनरावर्तित तंत्र, इसे हम बेटा क्या बोलते हैं? इकाई सेल, यूनिट सेल। द्विक जालक, द्विक जालक क्या हो गया? परमाणु अणु आयन का व्यवस्थित क्रम। और इस द्विक जालक का सबसे छोटा पुनरावर्तित तंत्र, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट सेल। तो अब मैं यूनिट सेल की परिभाषा लिख सकता हूं, ठीक है। इकाई सेल को कैसे मैं परिभाषा दूंगा इसकी? तो मैं क्या बोलूंगा? किसी भी द्विक जालक का, द्विक जालक के अंदर परमाणु अणु आयन के व्यवस्थित क्रम का सबसे छोटा पुनरावर्तित तंत्र, इसे हम क्या बोलेंगे? इकाई सेल बोलेंगे। परिभाषा लिखी हुई है एनसीईआरटी में, जो परिभाषा लिखी है उसी को याद करेंगे, ठीक है। वही परिभाषा मैंने आप लोग क्या करा है, यहाँ पर समझा है। क्या लिखा है इसके अंदर? दोबारा सुनिएगा। अगर परिभाषा लिखने को आती है कि इकाई सेल की परिभाषा लिखेगा, तो बेटा मैं कैसे लिखूंगा इसे? तो अब ये क्या होता है? ये जो हमने बनाया है द्विक जालक, ये द्विक जालक हमने बना दिया, जिसे हमने बोला था इंग्लिश में स्पेस लैटिस। और द्विक जालक को हम एक दूसरा नाम बोल सकते हैं क्रिस्टलीय जालक। तो बेटा ये क्या होते हैं? ये जो परमाणु अणु आयन, ये परमाणु अणु आयन का जो हमने एक व्यवस्थित क्रम बनाया, उसमें जो सबसे छोटा पुनरावर्तित तंत्र है, उसे हम क्या बोलते हैं? इकाई सेल। समझ में आ रहा है ये? कॉपी कर लें बेटा इसे। यहाँ से जो जो हिस्सा है ये वाला, ये समझाने वाला है।
बेटा मुझे लगता है आपने शायद ये उतार लिया होगा। दोबारा समझ लीजिएगा, किसे बोलेंगे हम? दिक् जालक। परमाणु अणु आयन का एक व्यवस्थित क्रम, क्या बोलते हैं हम इसे? दिक् जालक। क्या होता है दिक् जालक? परमाणु अणु आयन का एक व्यवस्थित क्रम, इसे हम क्या बोलेंगे? दिक् जालक। अब बेटा इकाई सेल, इकाई सेल, एकक कोष्ठिका भी बोलते हैं इसे। इकाई सेल, यूनिट सेल को भी हम क्या बोलते हैं? एकल कोशिका, एकल भी बोल देते हैं और एकक भी बोल देते हैं, ठीक है, एकक कोशिका। तो ये क्या हो जाता है? इकाई सेल, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो अब यहां पर क्या होता है, एक तो हो गया इसकी परिभाषा दिक् जालक को, तो परमाणु अणु आयन का एक व्यवस्थित क्रम को हम क्या बोलते हैं? दिक् जालक। और बेटा हम इसे ये वाली संरचना बनाकर दिखाएंगे। अब बेटा दूसरा पूछा जाता है कि इकाई सेल को मैं कैसे परिभाषित करूंगा? तो अब इसे बोल सकते हैं हम कि दिक् जालक के अंदर सबसे छोटे पुनरावर्तित तंत्र को हम क्या बोलते हैं? इकाई सेल। दिक् जालक में सबसे छोटे पुनरावर्तित तंत्र को हम क्या बोलते हैं? इकाई सेल। इसी इकाई सेल को जब मैं बार बार इसकी पुनरावृत्ति करूंगा तो बेटा फिर क्या बन जाता है? एक सिस्टम बन जाता है, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो आप जरा लिखिए, जरा देखिएगा, इकाई सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल या फिर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल या फिर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। बेटा अब ये कितने तरह का होता है? 7 प्रकार का होता है ये कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। कैसे जरा देखिएगा, हमने क्या लिया था अभी? एक, जैसे हमने एक दीवार बनाया था तो बेटा हमने क्या लिया था? एक ईंट को हमने बाहर निकाला, जो ईंट हमें दिखाई देगा त्रिविम में, वो बेटा हमें ऐसे दिखाई देगा। इसकी जो ज्यामिति है त्रिविम में वो हमें ऐसे दिखाई देगा, त्रिविम ज्यामिति हो गया। बेटा अब यहाँ पर क्या है? ये हमें यहाँ पर एक तो इसके अक्षीय कोण दिखाई दे रहे हैं, ये अक्षीय कोण है अल्फा बीटा गामा। और बेटा हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसका 3 अक्षीय भुजाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो मैं इस भुजा को क्या नाम बोल देता हूं? ए। मैंने इसको क्या बोल दिया? बी। और बेटा इस वाली भुजा को हमने बोल दिया सी। और ये क्या है हमारा? ये वाली भुजा हो गया हमारा ए, ठीक है। ये जो अक्षीय दूरियां हो गई हमारी ए बी सी, और अक्षीय कोण हो गया हमारा अल्फा बीटा गामा। तो बेटा इन अक्षीय भुजाओं के आधार पर, इन अक्षीय कोणों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, इनके अलग अलग होने की वजह से, इनके अलग अलग होने की वजह से ये कुल मिलाकर कितने प्रकार के हो जाते हैं? 7 प्रकार के हो जाते हैं। जो इकाई सेल है वो बहुत अलग अलग तरह की होती है, कुल मिलाकर कितने तरह की होती है? 7 तरह की होती है। और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? उस सबसे छोटे तंत्र को हमने क्या बोला था? यूनिट सेल बोला था। तो वही हम क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टल तंत्र भी बोल सकते हैं, क्रिस्टल सिस्टम। तो ये कुल मिलाकर कितने तरह का होता है? 7 तरह का होता है। तो बेटा अब जरा नोट करेंगे 7 तरह के
क्रिस्टल सिस्टम, 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम। नोट कर लीजिएगा इसे, क्योंकि हमें इसी को 7 तरीके से बनाना है, इसे ही हमें बनाना है 7 तरीके से। जैसे देखिए बेटा, एक तो होता है यहां पर क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे हम क्रिस्टल सिस्टम बोल सकते हैं। जैसे बेटा होता है एक तो क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थो रोम्बिक मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक हेक्सागोनल और साथ में रोम्बोहेड्रल। ये कुल मिलाकर बेटा 7 तरह के हैं इंग्लिश में। बेटा जब इसको मैं हिंदी में लिखूंगा तो घनीय तंत्र हो गया है, तो और ये कैसा हो गया, चतुष्कोणीय, और ये बेटा क्या है, आर्थो रोम्बिक ही बोलते हैं इसे, और इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, मोनो क्लिनिक ही बोलते हैं हिंदी में। और ये क्या होता है बेटा, त्रिकोणीय, और ये क्या होता है, षटफलकीय, षटकोणीय, और ये बेटा कैसा होता है, रोम्बोहेड्रल। ये कैसा हो गया हमारा, रोम्बोहेड्रल। ऐसे बना दिया, ये इनका हिंदी इंग्लिश ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब बेटा इनका जो अक्षीय दूरियां और जो इनका अक्षीय कोण होता है वो नोट करेंगे। किसका, जो अभी हमने बनाया था। जैसे हमने बेटा बनाया था, मैं यहाँ पे बनाया था दोबारा, जैसे ये ले लिया, तो ये हमने लिया था अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा, और ये हमने ले लिया अक्षीय दूरियां ए बी सी। तो इन्हीं के आधार पर हमने इनको 7 तरह का बना रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। कुल मिलाकर 7 प्रकार होते हैं इन क्रिस्टल सिस्टम के। और क्रिस्टल सिस्टम को बेटा हमने क्या बोला था, यूनिट सेल, ठीक है। एकल सेल बोल दिया, यूनिट सेल एकल सेल हो गया। तो अब ये 7 प्रकार का है बेटा। क्यूबिक कौन सा होता है, ये क्यूबिक वो वाला होता है जहां पर सभी के सभी अक्षय दूरियां बराबर होती हैं और अल्फा बीटा गामा सभी के सभी बराबर होते हैं, और इन सभी का मान कितना निकल के आता है, 90 अंश का। और दूसरा हो गया चतुष्कोणीय, तो ये बेटा कौन से होते हैं, ए बी सी। तो यहाँ पर 2 अक्षय दूरियां तो बराबर होती हैं लेकिन तीसरी अलग हो जाती है, तो ए बराबर बी, लेकिन ये सी के बराबर नहीं होता। तो अल्फा बराबर होगा बीटा के, बराबर होगा गामा के, और सभी के सभी 90 अंश के होंगे। और बेटा जो ऑर्थोरोम्बिक है, ये क्या होता है, ए और बी और सी कोई भी बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो अक्षीय कोण होते हैं वो सभी के सभी हमारे लिए 90 अंश के, 90 डिग्री के निकल के आते हैं। अब जो मोनोक्लिनिक होता है बेटा, ये कौन सा होता है, ए और बी सभी के सभी बराबर नहीं होते, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अल्फा बीटा तो होता है 90 डिग्री का, लेकिन बेटा जो गामा होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। अब जो ट्राइक्लिनिक है, वहां पर कोई भी अक्षीय भुजा बराबर नहीं होती, और साथ में जो अल्फा बीटा गामा और कोई भी
अक्षय कोण बराबर का नहीं होता और कोई भी 90 डिग्री का नहीं होता। सबसे बड़ी बात, ये जो त्रिकोणीय तंत्र होता है बेटा, त्रिकोणीय तंत्र में कोई भी अक्षय दूरियां सभी के सभी अलग अलग हैं और सभी के सभी अक्षय कोण भी अलग अलग हैं। तो क्या बन जाता है, ये त्रिकोणीय बन जाता है। अब बेटा जो षटकोणीय होता है, तो षटकोणीय में क्या होता है, ए और बी ये बराबर होते हैं लेकिन सी बराबर नहीं होता। और यहाँ पर अल्फा बीटा तो बेटा क्या होते हैं 90 डिग्री के। और बेटा ये क्या होता है, गामा 120 डिग्री का होता है। तो ये क्या बन जाता है, षटकोणीय बन जाता है। और जो बेटा रोम्बोहेड्रल होता है, यहाँ पर सभी के सभी अक्षय दूरियां बराबर होती हैं और यहाँ पर ये जो सभी के सभी अक्षय कोण अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी 90 अंश का नहीं होता। बेटा ये कुल मिलाकर क्या हो जाते हैं, 7 तरह के क्रिस्टलीय तंत्र हो जाते हैं। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 7 तरह के क्रिस्टल तंत्र, 7 तरह के क्रिस्टल तंत्र। तो क्रिस्टल सिस्टम बेटा कितने तरह के होते हैं, ये 7 तरह के होते हैं। ठीक है, इन्हें हम अक्षय दूरियां और अक्षय कोण के आधार पर अलग अलग रूप से क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पोर्शन है, अगर आपको बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से आपको मेरी हिंदी भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा या फिर, क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा आपको हिंदी और साथ में अंग्रेजी, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी है, बहुत सारे मैंने देखा यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्या करते हैं, लिखते हैं अपना जो एग्जाम होगा वो उसे इंग्लिश में देकर आते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं साथ में क्या बताऊंगा, उसका इंग्लिश भी बताऊंगा। वैसे मैं आपको क्या बताऊंगा, क्योंकि मैं इस समय हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी ही बताऊंगा मेनली, लेकिन ज्यादातर का मैं क्या बताऊंगा, इंग्लिश बताऊंगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो यहाँ पर एक इसका कमेंट बॉक्स है तो उसमें अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं। व्हाट्सएप पे कोई लिख के ऐसे फोटो भी भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप, ठीक है बेटा, तो अगर व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम को, अपनी कोई भी अगर आपको असुविधा हो रही है यहाँ पर इसमें, तो वे इसे बता सकते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद इतने के लिए।